सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोर्ड्स मेड इजी। एम भारती कौशल और आज हम आपका जो हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 है, दैट इज थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स, उसका फोर्थ टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, तो जो इस चैप्टर का पिछला टॉपिक था उसमें हमने जैनिज्म के बारे में पढ़ा था। ओके, वी रेड अबाउट कि जो जैन टीचिंग्स हैं वो क्या कहती हैं या जैन फिलोसफी क्या है। एट द सेम टाइम वी वन रेड अबाउट महावीर जैन एज वेल कि ही वाज द 24th तीर्थंकर who guided men and women through the world of existence. Okay, उसके अलावा we even read about the 5 vows that Jain monks and nuns took. कौन कौन सी 5 vows थी वो? It was अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह and ब्रह्मचर्य. These were the 5 vows that Jain monks took. उसके अलावा भी फाइनली रेड कि जैनिज्म जो है वो स्प्रेड कैसे हुआ है ना। तो उसमें हमने पढ़ा था कि इट वाज थ्रू मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड एट द सेम टाइम इट वाज थ्रू द स्टोन स्कल्पचर्स। ओके, जो कि फॉलोअर्स ऑफ दोज तीर्थंकर्स ने बनाए थे, प्रोड्यूस किए थे, प्रिजर्व करके रखे थे, है ना। दिस वाज ऑल विच वी रेड इन द लास्ट टॉपिक। सो नाउ अब हम जो हमारा फोर्थ टॉपिक कवर करेंगे ये इट इज अबाउट बुद्धा। ठीक है, कि बुद्धा ने जो है मतलब गौतम बुद्ध ने अपनी एनलाइटनमेंट को कैसे सीख किया। ठीक है, कौन सा उन्होंने पाथ चूज किया टू सीक एनलाइटनमेंट। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। टॉपिक का नेम है द बुद्धा। द बुद्धा मतलब आपको पता है यहाँ पे गौतम बुद्ध की बात की जा रही है। एंड द क्वेस्ट फॉर एनलाइटनमेंट। ठीक है, कि उन्होंने एनलाइटनमेंट को कैसे अटेन किया, अचीव किया। ओके, सो one of the most influential teachers of the time was गौतम बुद्ध। ठीक है, जो बुद्धा की टीचिंग्स हैं इनका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट था, काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था ऑन डिफरेंट फैक्शंस ऑफ पीपल। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे इवन बुद्धा वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट और यू कैन से मोस्ट credible of all the teachers. Okay, so over the centuries his message spread across the subcontinent and beyond, through Central Asia to China, Korea and Japan, and through Sri Lanka, across the seas to Myanmar, Thailand and Indonesia. ठीक है, इस लाइन में और कुछ नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे बस ये दिया हुआ है कि जो गौतम बुद्ध का जो मैसेज था, जो उनकी टीचिंग्स थी, वो कहीं ना कहीं पूरे सब कॉन्टिनेंट में एंड बियॉन्ड हर जगह फैल रही थी। ठीक है, नॉट विद इन द कंट्री बट इवन आउटसाइड द कंट्री उनकी टीचिंग्स हर जगह प्रोमिनेंट थी। कैसे प्रेवलेंट हो रही थी? क्योंकि हमें पता है कि वाइल बुद्धा वाज अलाइव नन ऑफ हिज टीचिंग्स वाज रिकॉर्डेड एज बीइंग रिटन। ठीक है, उस टाइम पे बुद्धा जो है अपनी टीचिंग्स को ओरली ही इम्पार्ट किया करते थे। ठीक है, इट वाज नॉट एट ऑल रिटन। ये हमने पिछले टॉपिक्स में पढ़ा भी है। तो इट वाज ओनली थ्रू दोज ग्रुप्स ऑफ पीपल जो कि बुद्धा को सुनते थे, जो उनकी टीचिंग्स को सुनते थे, फिर फर्दर वो आपस में उस चीज़ को डिस्कस करते थे एंड देन दे फाइनली काइंड ऑफ मेड सर्टेन राइटिंग्स ऑन व्हाट ही टॉट। ठीक है, जो भी उन्होंने समझाया, जो भी उन्होंने सिखाया, ये उन्होंने बाद में लिखा है उनके फॉलोअर्स ने। ठीक है, वो जो ग्रुप्स ऑफ पीपल जो उनको सुनने आया करते थे, है ना। तो अब इसमें हमने पढ़ा था कि इवन आफ्टर इट वाज आफ्टर अ सेंचुरी ऑफ बुद्धास डेथ, मतलब बुद्धा की डेथ के भी एक सेंचुरी बाद उनकी जो टीचिंग्स है उनको रिकॉर्ड करना शुरू किया था, उनको लिखना शुरू किया था। उस टाइम पे कौन सा कोई कैमरास वगैरह होते थे, इट वाज ओनली बेस्ड ऑन राइटिंग्स। और फिर जब ऑब्वियसली व्हेन बुद्धा इज इम्पार्टिंग हिज टीचिंग्स ओरली, तो उस टाइम पे एकदम से आप रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते हो। तो ये एक सेंचुरी बाद की बात है जब उसको पूरा उन्होंने लिखना शुरू किया। जैसे हमने पढ़ा था ना कि 3 पिताकास को कंपोज किया गया था। कंपोज इन द सेंस कि बेसिकली उसी के अंदर बुद्धा की टीचिंग्स को एनश्राइन किया गया था। कौन कौन सी 3 पिताकास थी? फर्स्ट वन वाज द सुत पिताका, अनदर वन वाज द विनय पिताका, थर्ड वन वाज द अभिधम्मा पिताका। ये अगर आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो एक बार आप इस चैप्टर की जो है सेकंड टॉपिक वाली वीडियो ज़रूर देखना। उसमें ये पूरा एक बॉक्स दिया हुआ है आपका बैकग्राउंड वाले टॉपिक के बिल्कुल इमीडिएटली बाद, ब्लू कलर का बॉक्स है, उसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन है इस बारे में। ओके, सो यहाँ पे यही कहना चाह रहा है कि जो बुद्धा की टीचिंग्स थी वो वर्ल्ड वाइड फैलने लगी थी। ठीक है, इट वाज नॉट जस्ट लिमिटेड टू द सब कॉन्टिनेंट, इट वेंट बियॉन्ड द सब कॉन्टिनेंट। ओके, नाउ हाउ डू वी नो अबाउट बुद्धास टीचिंग्स? तो हमें कैसे पता है बुद्धा की टीचिंग्स के बारे में? तो इट इज ओनली थ्रू दोज राइटिंग्स, दोज 3 पिताकास or the information which have been given to the people by his followers. Okay, so these have been reconstructed by carefully editing, translating and analyzing the Buddhist
texts mentioned earlier. ठीक है, तो ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट कौन से हैं? ये वही हैं त्रिपिटकास वाले. ओके, उनको जो है केयरफुली एडिट किया है, उसको ट्रांसलेट किया है, ठीक है, अलग अलग लैंग्वेजेस में, है ना. जैसे वो आई थिंक पाली वगैरह में लिखी हुई है, पाली संस्कृत में. ठीक है, सो क्या है कि इनको एडिट किया है, इनको ट्रांसलेट किया है, फिर उसको फर्दर पूरी उस पर डिटेल स्टडी करके, ठीक है, उसको मेंशन किया गया. उसके थ्रू हमें बुद्धास की टीचिंग्स के बारे में पता चला है, बुद्धा की टीचिंग्स के बारे में पता चला है. So historians have also tried to reconstruct the details of his life from the hagiographies. ठीक है, अब hagiographies क्या होती हैं? देखो ये बॉक्स में लिखा हुआ है कि इट्स अ बायोग्राफी ऑफ अ सेंट और अ रिलीजियस लीडर. ठीक है, जैसे कोई भी ग्रेट पर्सनालिटी है, हम उसकी बायोग्राफी लिखते हैं, मतलब उसकी लाइफ इंसिडेंट या पूरी लाइफ के बारे में जो है, जब कोई दूसरा बंदा लिख रहा है तो वो बायोग्राफी लिख रहा है दूसरे पर्सन की, है ना. सो हेगियोग्राफी इज ऑल्सो काइंड ऑफ बायोग्राफी. ठीक है, जहाँ पे हम किसी दूसरे बंदे की लाइफ के बारे में पूरी बुक लिख रहे हैं. बट ये जो हेगियोग्राफी है, इट्स अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ बायोग्राफी जो कि एक सेंट, एक संत से रिलेटेड है या किसी रिलीजियस लीडर की बायोग्राफी है. ओके, तो बुद्धा वाज आल्सो अ सेंट और अ रिलीजियस लीडर, तो इसलिए उनकी बायोग्राफी को हेगियोग्राफी बोला गया है. तो हिस्टोरियंस ने क्या किया है, उनकी लाइफ की डिटेल्स को जानने के लिए इन हेगियोग्राफीज का यूज किया है, क्योंकि हेगियोग्राफी में क्या होता है, इट ऑफन प्रेज द सेंट्स अचीवमेंट. ठीक है, ये सेंट की अचीवमेंट्स को, मतलब जो भी सेंट ने अचीव किया है, या मतलब लाइक जो भी उनकी टीचिंग्स हैं, वो सब क्या है, वो उस बायोग्राफी में लिखी जाती हैं. एंड ऑल्दो दे मे नॉट ऑलवेज बी लिटरली एक्यूरेट, क्योंकि वही बात है कि उस पर्टिकुलर टाइम पे वो नहीं लिखी गई हैं, उसके बाद लिखी गई हैं, है ना. तो ज़रूरी नहीं है कि वो प्रॉपरली एक्यूरेट हो, बट कहीं ना कहीं एक ओवरव्यू के लिए वो बिल्कुल ठीक होती हैं, है ना. देन दे आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे टेल अस अबाउट द बिलीफ ऑफ द फॉलोअर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रेडिशन. ठीक है, क्यों ज़रूरी है वो? क्योंकि हमें उससे पता लगता है कि जो उनके फॉलोअर्स थे या इवन दैट पर्टिकुलर सेंट, उनके क्या क्या बिलीव्स थे. ठीक है, उनके क्या क्या बेसिकली उनकी थिंकिंग क्या थी, उनकी आइडियोलॉजी क्या थी, वो सब हमें इन हेगियोग्राफीज के थ्रू ही पता लगता है. तो हिस्टोरियंस ने बुद्धा की लाइफ के बारे में जानने की कोशिश उनकी हेगियोग्राफीज से भी की है. देन मैनी ऑफ दीज वर रिटन डाउन एट लीस्ट अ सेंचुरी आफ्टर द टाइम ऑफ बुद्धा इन एन अटेम्प्ट टू प्रिजर्व द मेमोरीज ऑफ ग्रेट टीचर. ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया है कि बुद्धा की डेथ के भी एक सेंचुरी के बाद ये चीज़ें लिखनी शुरू हुई हैं, या फिर यू कैन से उन टीचिंग्स को इन्होंने रिकॉर्ड करना शुरू किया था. तो इसलिए ओके, तो ज़रूरी नहीं है कि ये प्रॉपरली करेक्ट हो, बट समवट कहीं ना कहीं जो उनका ओवरव्यू है वो करेक्ट होगा. ओके, नाउ अब इन ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग, सो अकॉर्डिंग टू दीज ट्रेडिशंस, सिद्धार्थ एज बुद्धा वाज नेम्ड एट बर्थ was the son of a chief of साक्या clan. ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं कि जो सिद्धार्थ, ठीक है, गौतम बुद्ध का जो बिफोर एनलाइटनमेंट, ठीक है, सो व्हेन ही वाज बोर्न, तो तब उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया था. ठीक है, उस टाइम पे उनको एनलाइटनमेंट नहीं मिली थी. आफ्टर ही गॉट एनलाइटेड देन ही वाज नेम्ड एज बुद्धा. ओके, सो अभी बिफोर एनलाइटनमेंट उनका नेम क्या था, सिद्धार्थ था. तो अब ये ट्रेडिशंस कौन से हैं, तो ये ट्रेडिशन से मतलब है हेगियोग्राफीज, या जो भी जिनके थ्रू इन्होंने बुद्धा की पूरी लाइफ को दोबारा जानने की कोशिश की है. तो उन हेगियोग्राफीज के चलते उन्हें पता लगा कि बुद्धा का जो है नेम बाय बर्थ जो है सिद्धार्थ दिया गया था, एंड इट वाज आफ्टर द एनलाइटनमेंट दैट ही गेन्ड द नेम बुद्धा. एंड यस, सिद्धार्थ वाज द सन ऑफ अ चीफ ऑफ साक्या क्लैन. ठीक है, एक साक्या क्लैन था, जिनके जो राजा थे उनके बेटे थे सिद्धार्थ. ठीक है, गौतम बुद्ध जो है ही वाज अ सन ऑफ अ चीफ. ठीक है, देन तो अब ऑब्वियसली देखिए, अगर ही वॉज अ सन ऑफ अ चीफ, मतलब बेसिकली अगर वो एक राजा के बेटे थे, तो डेफिनेटली जब वो पैदा हुए थे तो उन्होंने काफ़ी रॉयल लाइफ बिताई, है ना. सो ही हैड अ शेल्टर्ड अपब्रिंगिंग विद इन द पैलेस. ठीक है, पैलेस में पले बड़े हुए वो. ठीक है, इंसुलेटेड फ्रॉम द हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ. अब नाउ दैट ही लिव्ड इन दैट पैलेस ना, उनको बचपन से ही कहीं ना कहीं जो लाइफ की कुछ हार्श रियलिटीज़ है ना, जैसे डेथ हो गया, पेन हो गया, सफरिंग, इंजरी, इन सब चीज़ों से हमेशा बचा के रखा गया था, इन सब चीज़ों से हमेशा दूर रखा गया था. उन्हें इन चीज़ों के बारे में बताया ही नहीं गया था. लाइक वाइल ही लिव्ड इन द पैलेस व्हेन ही वाज यंग, सो बीइंग अ प्रिंस, उनको इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल नहीं बताया गया था कि लाइफ में इतनी सफरिंग, लॉसेस,
ये सब भी होता है, ठीक है, उन्हें पता ही नहीं था। बट वन डे व्हाट हैपेंड, ये एक इंसिडेंट बताया गया कि एक दिन क्या हुआ कि ही परसुएडेड, ही कौन है यहाँ पे, सिद्धार्थ, ठीक है। सो ही परसुएडेड हिज चैरिटियर टू टेक हिम इनटू द सिटी। अब चैरिटियर क्या होता है, बेसिकली जो उनकी चैरियट को चला रहा था। चैरियट क्या है, जैसे कार्ट होता है या फिर यू कैन से जो उनका रथ था, ठीक है। तो वो जो उसको चला रहा था, तो सिद्धार्थ ने क्या कहा कि प्लीज एक बार मुझे ना सिटी में घुमा के लेके आओ, बीइंग अ क्यूरियस चाइल्ड। सो अब जब उन्होंने वो पूरी जर्नी की ना अपनी पूरी सिटी में, सो हिज फर्स्ट जर्नी इनटू द वर्ल्ड आउटसाइड वाज रियली ट्रॉमेटिक, ठीक है। बहुत ही यू कैन से ही वाज डीपली मूव्ड जब उन्होंने इतनी सफरिंग्स, इतना पेन देखा ना पूरी सिटी में, क्योंकि ऑब्वियसली while he lived in palace he did not know anything about all of these things, these harsh realities of life, ठीक है। it was only after he encountered such things when he went to city, है ना, जब वो सिटी में, सिटी साइड, कंट्री साइड में गए, तब जाके उनको पता लगा कि अच्छा लाइफ में ये चीजें भी आती हैं, है ना। सो यस, इट वाज अ रियली ट्रॉमेटिक इंसिडेंट फॉर हिम, काफी पेनफुल सा इंसिडेंट था उनके लिए, बिकॉज ही वॉज डीपली एंग्विश्ड व्हेन ही सॉ एन ओल्ड मैन, अ सिक मैन एंड अ कॉर्प्स, ठीक है। तो वो बहुत ही दुखी थे, एंग्विश्ड थे, मतलब कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अंदर से परेशान थे जब उन्होंने एक ओल्ड मैन, एक बुजुर्ग आदमी को देखा, या एक बीमार आदमी को देखा, या फिर एक कॉर्प्स को देखा। कॉर्प्स क्या होता है, एक डेड बॉडी को देखा, ठीक है। कि उन्हें नहीं ना पता था कि लाइक उनके लिए तो लाइफ इज जस्ट लाइक बीइंग यंग, प्लेफुल, चीयरफुल, ठीक है, कोई दुख नहीं है, सब अच्छा है, ठीक है, किसी चीज में, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। बट व्हेन ही सॉ दिस ओल्ड मैन, ठीक है, जो कि अपनी लाइक कहीं ना कहीं ओल्ड एज क्या सिग्निफाई करता है कि यू आर रियली नियर टू डेथ, है ना। देन उसके बाद सिक मैन भी यही दर्शाता है कि यू आर डिसीज्ड, है ना। सो वैसे ही एक कॉर्प्स, इट वाज अ डेड बॉडी, है ना। सो ही वाज रियली ट्रॉमेटाइज्ड टू सी ऑल दीज थिंग्स। सो ही रियलाइज्ड इन दैट मोमेंट दैट डीके एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी वाज इनएविटेबल, ठीक है। कि इंसान की जो बॉडी है, इंसान की जो देह है, ठीक है, उसका खराब होना, खत्म होना, डिस्ट्रॉय होना निश्चित है, ठीक है, उसको कोई रोक ही नहीं सकता। इट इज इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब क्या होता है, जिसको कोई रोक ही नहीं सकता, है ना। कि अब इंसान की जो मृत्यु होना है वो बहुत ही निश्चित है, उसको कोई नहीं रोक सकता। ये उन्होंने रियलाइज किया व्हेन ही सॉ ऑल दीज पीपल, the old man, the sick man, or the corpse. So he even saw a homeless mendicant who, it seemed to him, had come to the terms with old age, disease and death and found peace. ठीक है, तो उन्होंने एक होमलेस मेंडिकेंट को देखा। होमलेस का मतलब तो वही जिसका कोई घर नहीं होता, है ना। मेंडिकेंट का मतलब क्या होता है, मेंडिकेंट इज अ बेगर, ठीक है, जो कि बेगिंग करता है, ठीक है। तो सिद्धार्थ ने क्या किया कि उन्होंने एक होमलेस मेंडिकेंट को देखा, एक बेगर को देखा, जो कि उनको क्या लगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो बूढ़ा हो गया, ठीक है। अब सिंस ही ग्रू ओल्ड, सो कोई उनको बीमारी लग गई, सम डिसीज, ही गॉट सम डिसीज एंड अल्टीमेटली विच लेड टू हिज डेथ। एंड फिर जैसे उनकी डेथ हुई, सो ही फाउंड पीस। मतलब सो सिद्धार्थ, मतलब जो गौतम बुद्ध थे बिफोर एनलाइटनमेंट, सो जो सिद्धार्थ है उनको क्या लगा कि ये एक होमलेस मेंडिकेंट था जो कि बूढ़ा हो चुका था, एंड ड्यू टू दैट ओल्ड एज ही गॉट सम डिसीज, जिसके चलते ही डाइड एंड अल्टीमेटली ही हैज अटेन्ड पीस। ओके, सो सिद्धार्थ ने क्या डिसाइड किया कि ही टू वुड अडैप्ट और अडॉप्ट द सेम पाथ, ठीक है। सो ही डिसाइडेड कि मैं भी यही सेम पाथ अपनाऊंगा। एंड सून आफ्टर ही लेफ्ट द पैलेस एंड सेट आउट इन सर्च ऑफ हिज ओन ट्रूथ। तो क्या हुआ, जैसे वो घर गए, उन्होंने काफ़ी चीज़ें सोची, उसके बाद उन्होंने कुछ समय बाद ना अपना जो पैलेस है उसको तो छोड़ दिया, एंड देन ही जस्ट वेंट आउट, क्योंकि वो अपने सच की तलाश में थे कि अल्टीमेटली लाइफ की रियलिटी, मतलब लाइफ की रियलिटी यू कैन से कि लाइफ का एक एम क्या है ना, कि व्हाई हैव वी कम टू लाइफ, या लाइफ का पर्पस क्या है, ये जानने के लिए इसकी खोज में वो बाहर निकल गए पैलेस से। Then he explored several paths, including bodily mortification, which led him to a situation of near death. ठीक है, अब अपने सच की तलाश में उन्होंने काफ़ी सारे पाथ्स अपनाए, ठीक है। उस टाइम पे जैसे लाइक ही हैड सीन ऑल दोज इंसिडेंट्स, या जो उनकी जो पूरी जो जर्नी थी, जो कि काफ़ी ट्रॉमेटिक निकली थी उनके लिए,
तो उस चीज़ के चलते जब उन्होंने अलग अलग पाथ्स को एक्सप्लोर करना शुरू किया कि मैं अपने सच की तलाश कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। अब इसमें से एक जो पाथ था जो उन्होंने अपनाया वॉज बॉडीली मोर्टिफिकेशन, ठीक है। बॉडीली मोर्टिफिकेशन इन द सेंस काइंड ऑफ एक बॉडी को आप थोड़ा ह्यूमिलिएट कर रहे हो, ठीक है, थोड़ा सा बॉडी को आप पेन दे रहे हो कि मे बी इफ like by giving that pain, by giving that penance, you will be able to escape this cycle, okay, this cycle of you can say karma, जो हमने जैनिज्म की फिलोसफी में भी पढ़ा था, है ना। सो ही एक्सप्लोर्ड दिस पाथ ऑफ बॉडीली मोर्टिफिकेशन, क्योंकि उस टाइम पे मतलब ये जब ये इंसिडेंट की बात है, तो उस टाइम पे बॉडीली फिनेंस का जो एक ट्रेडिशन था वो काफ़ी नॉर्मल बात, बहुत ही कॉमन था, है ना। So उस टाइम पे he even explored this path of bodily mortification where he just starved for several days, ठीक है। अब since he starved for several days, it led to a situation of his near death, ठीक है। He could have died at that time, क्योंकि वो starvation काफ़ी ज़्यादा उन्होंने लंबे समय तक की थी, just as a part of bodily mortification. So abandoning, but finally अब देखिए उसका कोई रिजल्ट तो आया नहीं, क्योंकि स्टार्व करने से ऐसे आप सच की तलाश थोड़ी कर लोगे। सो ही रियलाइज कि नहीं, कि अगर हम ऐसे बॉडीली मोटिफिकेशन करेंगे तो इसके थ्रू हमें कोई आंसर नहीं मिल सकता, ठीक है। दिस कैन नॉट बी अ राइट पाथ टू अटेन दैट ट्रूथ, है ना। सो उन्होंने इस चीज़ को अबैंडन कर दिया। अबैंडनिंग दीज एक्सट्रीम मेथड्स, उन्होंने फाइनली क्या किया, ही मेडिटेटेड फॉर सेवरल डेज, ठीक है। उन्होंने मेडिटेशन की, ठीक है। और कौन से ट्री के अंडर मेडिटेशन की थी, तो इट वॉज बोधि ट्री, है ना, जिसके अंडर बैठ के उन्होंने मेडिटेशन की फॉर सेवरल डेज एंड फाइनली ही अटेन्ड एनलाइटनमेंट, ठीक है। और उसी के बाद उन्हें क्या हुआ, एनलाइटनमेंट मिल गई। सो आफ्टर दिस ही केम टू बी नोन एज द बुद्धा, ठीक है। इट वॉज ओनली आफ्टर द अटेनमेंट ऑफ एनलाइटनमेंट दैट सिद्धार्थ वॉज नेम्ड बुद्धा, और इसको आप द एनलाइटन वन भी कह सकते हैं। एंड फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ही टॉट धम्मा और द पाथ ऑफ राइटियस लिविंग। फिर उन्होंने जो है अपनी पूरी लाइफ जो है धम्मा को प्रीच किया। धम्मा आपको पता ही है, धम्मा आपने अशोकास पाइटी ऑफ धम्मा में भी पढ़ा होगा, जिसमें बेसिकली इट वाज अबाउट रिस्पेक्टिंग योर एल्डर्स, ठीक है, इवन ट्रीटिंग योर स्लेव्स विद रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। सो ऑल दीज थिंग्स जो कि एक अच्छी सी राइटफुल लिविंग को प्रमोट करती है, वो सभी चीज़ें करने को उसमें उन्होंने परसुएड किया लोगों को, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर टॉपिक ऑफ द बुद्धा एंड द कॉन्क्वेस्ट ऑफ एनलाइटनमेंट, जिसमें हमने पढ़ा कि बुद्धा को जो है एनलाइटनमेंट कैसे अटेन हुई है, ओके। सो जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, दैट इज द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। सो फॉर दिस थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ट्यून फॉर द अपकमिंग वीडियोज।